हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि कोई भी अम्ल कितना ज्यादा जो है वो प्रबल है या कोई क्षार जो है वो कितना प्रबल है। इससे पहले जो है वो पार्ट के अंदर हमने जो है वो पढ़े अम्ल व क्षारों के जो है वो रासायनिक गुणों के बारे में जो है वो। तो ये अम्ल या क्षार जो है इनकी प्रबलता यानी कि कितने ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग है उसको मापने के लिए जो है वो पीएच स्केल जो है वो यूज में लिया जाता है। तो इस पार्ट में हम जो है पीएच स्केल के बारे में भी जो है वो पढ़ेंगे और कोई प्रबल अम्ल जो है या क्षार जो है वो कैसे जो होगा वो भी जो है वो देखेंगे। तो किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता मापने के लिए सार्वत्रिक सूचक जो है उसको जो है वो यूज में लिया जाता है, जिसे यूनिवर्सल इंडिकेटर जो वो नाम दिया जाता है। ये सार्वत्रिक सूचक जो है वो हमने जो है फर्स्ट पार्ट के अंदर सूचक पढ़ा था, जो किसी विलयन में अपना रंग परिवर्तन करके हमें अम्ल या क्षार के बारे में जो है वो बताता है। तो उन्हीं सूचकों में से कई सारे सूचक जो है वो उनके मिश्रण से जो है वो सार्वत्रिक सूचक जो है वो बनाया जाता है। और इस सार्वत्रिक सूचक की मदद से अलग अलग जो है वो विलयन में जो वो सार्वत्रिक सूचक को जो वो डालने पर उसका रंग जो है वो अलग अलग जो है वो देगा वो रंग। तो उसके आधार पर जो है वो किसी विलयन का पीएच जो है वो निर्धारित किया जाएगा और हमें पता चलेगा कि कोई विलयन जो है वो कितने पीएच का है, यानी कि वो कितना प्रबल है या कितना जो है वो दुर्बल है। फिर तो इसको जो वो समझने के लिए जो मैं एक एक्टिविटी जो वो बताता हूँ आपको। तो अभी मेरे हाथ में आप जो है वो एक पेपर जो है वो देख सकते हैं और इसका रंग जो है वो पीला है। ये जो है वो सार्वत्रिक सूचक है और मेरे हाथ में जो है वो दो परख नली जो है वो है। इन परख नली के अंदर मैंने जो है वो अम्ल जो है वो लिए हुए हैं। एक को मैंने जो है वो पानी डालकर उसको जो है वो थोड़ा तनु जो है वो बना लिया है और एक में जो है वो ऐसे ही जो है वो अम्ल लिया हुआ है जो कि उसकी तुलना में जो है वो सांद्र है। तो अभी जो है वो हम इस इन दोनों विलियन के अंदर जो है वो हम पीएच पेपर जो है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो डाल के जो वो देखते हैं। तो इनका रंग जो है वो किस तरह से परिवर्तित होता है वो जो है वो हम देखते हैं। तो पहले मैं जो है वो इस पीएच पेपर को जो अम्ल है सांद्र है उसके अंदर जो है वो डाल के जो है वो देखता हूं। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका रंग जो है वो गुलाबी जो है वो रंग के अंदर जो है वो बदल गया। इसका रंग जो है वो गुलाबी हो चुका है। अभी जो है वो मैं इसको यहां लगा देता हूं। मैं दूसरा जो है वो एक पेपर जो है वो लेता हूं और इसको मैं जिसमें मैंने पानी डाला था अम्ल के अंदर उस परख नली में जो है वो डाल के देखता हूं। तो इसमें भी इसका रंग जो है वो आप देख सकते हो जो है वो बदल गया है, लेकिन इसका रंग जो है वो आप देख पा रहे हो इसकी तुलना में जो है वो अलग रंग जो है वो दिखाई दे रहा होगा। ये गुलाबी रंग जो है वो दिखाई दे रहा है जबकि इसका रंग जो है वो हमें लाल जो है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो मैंने पानी जो है वो मिलाया था थोड़ा सा अम्ल यही लेकर के इसमें पानी जो है वो मिलाया। तो इस विलयन को मैंने जो है वो तनु जो है वो बना लिया, ठीक है। तो इसलिए जो है वो ये देखें जो है वो अलग अलग जिसमें जो है वो सांद्रता जिनकी अलग अलग है उसके साथ अलग अलग रंग देगा। दूसरा एक और जो है वो देखते हैं हम। इन दो परख नली में भी जो है वो मैंने कुछ विलयन लिए हुए हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मैंने जो बनाया है और इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जो लिया है वो अपेक्षाकृत सांद्र है और इसी में से इसमें थोड़ा डाल के मैंने पानी डालकर उसको तनु बनाया। इसके अंदर हम जो है वो सार्वत्रिक सूचक जो है वो डालकर जो है वो देखते हैं कि उसके कलर का जो है वो क्या होता है। तो पहले मैं जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बना हुआ जो विलयन था सांद्र विलयन उसके अंदर जो है इसको डाल के देखता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे इसका रंग जो है वो बिल्कुल नीला जो है वो मेरे शर्ट के जैसा जो वो हो गया है। ये नीला रंग जो है वो दे दिया इसने। अब मैं इस तनु विलयन के अंदर जो है वो डाल के देखते हैं अपन। तो अभी जो है वो तनु कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में इसको जो मैं डाल के देखता हूं।
तो आप देख रहे हैं इसका रंग हल्का सा हरा हो गया है, आप शायद देख पा रहे होंगे, हल्का सा हरा रंग जो है वो दे दिया है इसने। तो ये जो है वो इसी विलियन के अंदर में अगर थोड़ा सा जो है वो सांद्र विलियन जो है वो अगर मिला दो, अब अगर जो है वो मैं इसमें एक और यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो डालूं, तो अब ये थोड़ा सा सांद्र हो गया, तो इसका कलर जो है वो पहले की तुलना में जो है वो ज्यादा हरा हो जाएगा। आप देख पा रहे हो जो है वो डालते ही जो है वो हरा रंग हो गया और पहले से जो है वो ज्यादा गहरा जो है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी सांद्रता जो है वो हमने बदल दी। तो ये जो है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है अलग अलग सांद्रता वाले विलियन के अंदर अलग अलग जो है वो रंग जो है वो देते हैं। तो इस तरह से ये सार्वत्रिक सूचक जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर वो अलग अलग सांद्रता वाले विलियन के साथ में अलग अलग जो है वो रंग जो है वो दे करके हमें जो है वो उस विलियन के पीएच के बारे में जो है वो बताते हैं। इसके लिए जो है हम पीएच स्केल के रूप में जो हम यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, एक अलग अलग रंग की जो है वो पट्टी जो है वो नजर आ रही है और जिन पर जो है वो नंबर लिखे रहते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरह से जो है वो ये जो नंबर है, तो हम जो है वो इनके रंगों का मिलान इस पट्टी के साथ में जो वो करते हैं, जिसका जो है वो जिस रंग के साथ में जो मिलान होगा उसका पीएच जो है वो उतना जो है वो माना जाता है। तो ये जो है वो पट्टी 0 से लगा करके जो है वो 14 तक जो है वो हमें ये पीएच मान जो है वो हम इससे जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये सार्वत्रिक सूचक जो है वो फिर किसी विलियन में जो है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए ये पीएच स्केल जो है उसका उपयोग किया जाता है। जैसे हम लंबाई नापने के लिए स्केल का उपयोग करते हैं, तापमान नापने के लिए जो है वो सेल्सियस स्केल का, सेंटीग्रेड स्केल का जो उपयोग करते हैं, ठीक इसी तरह से किसी विलियन के अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए हम पीएच स्केल जो है उसका उपयोग करते हैं। और इस पीएच स्केल को जो है वो सोरेनसन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जो है वो बनाया था। पीएच जो शब्द है उसके अंदर पी जो है वो एक जर्मन शब्द से जो लिया गया है, पुशांस, जैसे पोटेंस जो कहा जाता है, पोटेंस मींस पावर, शक्ति। तो P जो है वो शक्ति को जो वो दर्शाता है और H जो है वो हाइड्रोजन आयन जो है उसको जो वो दर्शा रहा है। हम किसी विलियन के pH का मान जो है 0 से 14 तक जो है वो माप सकते हैं इन जो है वो pH पेपर की सहायता से या फिर यूं जो है वो जो सार्वत्रिक सूचक है उनकी सहायता से। अब pH को अगर जो वो परिभाषित करने जाए तो हाइड्रोजन आयन जो है उन हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को जो है वो नाम दिया जाता है pH। तो हमने जो है वो ये भी बात की है कि हाइड्रोजन आयन काफी ज्यादा जो है वो क्रियाशील होते हैं, तो ये तुरंत ही जो है वो जल के अणु से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। तो इसलिए हम जो है pH को जो डिफाइन करेंगे तब जो है वो हाइड्रोजन की जगह जो है वो हाइड्रोनियम आयन जो है वो भी कह सकते हैं। हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को जो नाम दिया जाता है pH, यानी कि pH बराबर ऋणात्मक यानी -log10 हाइड्रोजन आयन, और ये ब्रैकेट जो है उसकी सांद्रता को दिखा रहा है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उसके ऋणात्मक लघु गुणक को pH कहा जाता है या हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को pH जो कहा जाता है। अब किसी भी विलियन जो है उस विलियन में जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी, जैसे जैसे हाइड्रोजन आयनों की संख्या जो है वो बढ़ेगी, वैसे वैसे उसके pH का मान जो है वो घटता है। और जब pH का मान घटेगा, जितना कम pH मान होगा वो विलियन उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा, यानी कि उसका अम्लीय गुण जो है वो बढ़ेगा। तो pH अगर 0 है यानी उसमें सबसे अधिक हाइड्रोजन आयन होंगे और वो सर्वाधिक जो है वो प्रबल अम्ल होगा, सर्वाधिक प्रबल अम्लीय विलियन जो होगा। इसी तरह से किसी विलियन में जब जो हाइड्रोजन आयन की संख्या अगर कम होगी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर जो घटेगी, तो उसका pH मान जो है वो जो है वो बढ़ेगा। और जैसे जैसे जो pH मान बढ़ेगा उसके अम्लीय गुण कम होते जाएंगे और क्षारीय गुण जो वो बढ़ते जाएंगे। तो pH मान अगर 14 है किसी का, तो वो जो वो सर्वाधिक प्रबल जो वो क्षारीय जो वो विलियन होगा। जिस विलियन का pH मान 7 जो रहेगा वो न तो अम्लीय गुण दर्शाएगा और ना ही जो वो क्षारीय गुण दर्शाएगा, और वो विलियन हमारा जो हो जाएगा उदासीन विलियन, क्योंकि उसमें अम्ल और क्षार दोनों के गुण जो वो नहीं होंगे। तो ये जो एक इसके
स्केल जो है वो दिया हुआ है जैसे, जिसमें मैंने नीचे जो वो 0 से लगाकर 14 तक जो है वो संख्या जो है लिखी हुई है, और इसमें लाल कलर से मैंने जो बनाया है तो वो हाइड्रोजन आयन जो है उनकी संख्या जो है उनकी जो है मात्रा है, और नीचे ब्लैक से बना है वो जो वो हाइड्रोक्साइड आयन जो है उसको जो वो दर्शा रहा है। तो जैसे हम अगर बात करें 0 जिसका पीएच मान है, तो 0 पीएच मान पर हम देख पा रहे हैं कि उसमें जो वो पूरा का पूरे जो वो हाइड्रोजन आयन है सारे के सारे जो है वो, तो यहाँ पर जो वो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे, और हाइड्रोजन आयन जो है उसके अंदर पूरे के पूरे जो हाइड्रोजन आयन ही है सिर्फ, तो वो जो वो सर्वाधिक प्रबल जो वो अम्ल होगा, ठीक है। उसमें हाइड्रोक्साइड आयन जो वो 0 है, तो इसलिए जो है वो सर्वाधिक प्रबल जो वो अम्ल होगा और उसका पीएच मान 0 हो जाएगा। जैसे कि 1 मोलर HCl जो होता है, 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसका पीएच मान 0 है, तो वो सर्वाधिक जो वो प्रबल अम्ल होगा। जैसे जैसे हम जो इस तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे हाइड्रोजन आयन जो है उनकी संख्या कम हो रही है, उनकी सांद्रता कम होती जा रही है, और उसमें जो हाइड्रोक्साइड आयन जो है उनकी मात्रा बढ़ रही है। फिर भी जो है वो जैसे pH 1 है तो उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, उनकी संख्या अधिक है, और हाइड्रोक्साइड आयन की कम है, इसलिए ये जो वो होगा अम्ल, लेकिन इनसे कम जो वो अम्लीय गुण दर्शाएगा। 2 की तरफ जाएंगे तो और हाइड्रोजन आयन कम हो गए, 3 4 5, जैसे जैसे हम जो वो pH मान बढ़ रहा है वैसे वैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती जा रही है, उनकी संख्या कम होती जा रही है, और हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता बढ़ती जा रही है। तो इसलिए pH मान जो है बढ़ रहा है, लेकिन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घट रही है, तो अम्लीय गुण जो वो घटेंगे, जो हम इस तरफ जो वो जाए अगर दाईं तरफ। तो pH 7 की अगर हम बात करें तो pH 7 पर विलियन के अंदर जिसका pH 7 होगा उसके अंदर जितने हाइड्रोजन आयन होंगे उतने के उतने जो वो हाइड्रोक्साइड आयन भी जो वो पाए जाएंगे। तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों मिल करके जल जो वो बना लेंगे, तो उस विलियन में जो न तो हाइड्रोजन आयन बचेंगे और न ही हाइड्रोक्साइड आयन बचेंगे, है ना। तो इस वजह से वो विलियन जो वो न तो अम्लीय गुण दर्शाएगा न ही जो वो क्षारीय गुण दर्शाएगा, और वो जो वो हमारा उदासीन विलियन जो वो हो जाएगा। जैसे शुद्ध जल जो होता है, बिल्कुल शुद्ध जल, उसका pH जो वो 7 होता है, तो वो जो वो उदासीन विलियन है। इसी तरह से फिर 7 से आगे बढ़ने पर जिसका pH मान 7 से आगे ज्यादा जो होगा तो उसमें हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता अधिक हो जाएगी हाइड्रोजन आयन की तुलना में, तो इसलिए जो वो क्षारीय गुण जो वो दर्शाएगा। और 14 तक जो वो आते आते उसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आयन ही पाए जाएंगे, सॉरी हाइड्रोक्साइड आयन ही जो वो मिलेंगे, हाइड्रोजन आयन उसमें जो वो नहीं होंगे, तो वो सर्वाधिक जो वो क्षारीय विलियन जो वो बन जाएगा। तो उसका मान pH जो मान है वो 14 जो होगा। जैसे एक नॉर्मल NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सर्वाधिक प्रबल जो है वो क्षारीय विलियन रहता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 0 से लगाकर 7 से कम जिसका जो है वो pH मान है वो अम्लीय विलियन होंगे, जिसका pH मान 7 है वो उदासीन विलियन हो जाएंगे, और जिसका pH मान 7 से अधिक और 14 तक है तो वो जो है वो क्षारीय जो है वो विलियन जो है वो कहलाएंगे। तो ये pH स्केल की बात जो है वो हो गई। देखिए इसी स्केल के नीचे जो है वो मैंने कुछ जो है वो बुक में अपने pH जो है वो मान दिए हुए, तो वो भी हमें एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो याद रखने हैं। जैसे कि जठर रस जो है उसका pH लगभग 1.2 जो वो रहता है, जो हमारे आमाशय के अंदर जो वो निकलता है। तो जठर रस जो वो एक बहुत ही जो अम्लीय जो विलियन है, अम्लीय जो रस है वो 1.2 जो है वो उसका जो pH मान बहुत कम है, तो वो प्रबल जो वो अम्ल है, क्योंकि उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो यही वाला पाया जाता है जठर रस में, इसकी वजह से वो अम्लीय है। इसी तरह से नींबू का रस उससे थोड़ा कम जो है वो अम्लीय है, क्योंकि उसका pH मान जो है वो लगभग 2.2 जो वो रहता है नींबू के रस में। फिर शुद्ध जल का pH 7 है। इसी तरह से अपने रुधिर जो है खून, उसका जो है वो pH लगभग 7.4 है, यानी बिल्कुल हल्का सा जो है वो क्षारीय जो वो रहता है, जो वो अपने रुधिर का pH जो है वो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो हमारे एसिडिटी को ठीक करने में जो औषधियां काम में ली जाती है उसमें जो वो काम में आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो इसका pH जो लगभग जो वो 10 जो वो रहता है, तो ये भी एक दुर्बल जो वो क्षारीय जो वो पदार्थ है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो जो है वो उसका pH 14 है, तो ये जो है प्रबल जो है वो क्षार है। अब हम आगे देखते हैं अम्ल को जो है वो हम प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, इसी तरह से क्षार को हम जो है प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार में जो है बांट सकते हैं। प्रबल अम्ल जो है वो किन्हें कहा जाएगा, वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। हमने पढ़ा है कि जो वो जब अम्ल जो है वो उनका जलीय विलयन बनाया जाता है
तो वो हाइड्रोजन आयन और दूसरे जो है ऋण आयन के अंदर जो है वो टूट जाते, वियोजित हो जाते। इसी तरह से क्षार जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन और धन आयन जो होगा उसके अंदर जो वियोजित हो जाते हैं। तो ऐसे अम्ल जो जल में जो डालने पर, जैसे ही जो जल में डालेंगे, वो जो जितने उस अम्ल के अणु है वो सारे के सारे जो वो वियोजित हो जाएंगे, और सारे अम्ल जो है उसके अणु जब वियोजित हो जाएंगे तो अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन जो उत्पन्न होंगे। तो ऐसे अम्ल फिर कहलाएंगे प्रबल अम्ल। तो वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर के अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन जो उत्पन्न, हाइड्रोजन आयन सॉरी जो उत्पन्न करते हैं, उनको जो नाम दिया जाएगा प्रबल अम्ल। जैसे कि हमारे जो खनिज अम्ल जो है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, इसी तरह से सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सारे जो प्रबल अम्ल के अंदर आएंगे। तो ठीक इतनी ही सांद्रता वाले अगर हम जो दूसरे अम्ल ले, जैसे कि एसिटिक अम्ल, जिनकी सांद्रता जो इनके समान ही है, तो इनको अगर जल में वियोजित किया जाएगा तो ये जो है वो कम मात्रा में जो वो हाइड्रोजन आयन जो उत्पन्न करेंगे, क्योंकि जो वो जब उनको जल में डालेंगे तो उसके सारे के सारे अम्ल के अणु जो है वो वियोजित नहीं होंगे। उनमें से जो वो कुछ अम्ल के अणु जो है वो वियोजित नहीं होंगे और कुछ जो वो हो जाएंगे। तो कहने का मतलब वो आंशिक रूप से जो वो वियोजित होंगे, आधे ही जो वो अम्ल के अणु जो वो वियोजित होकर के हाइड्रोजन आयन बनाएंगे, तो कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होंगे। तो इनको जो नाम दिया जाएगा दुर्बल अम्ल। तो वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से वियोजित होकर के अपेक्षाकृत कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन जो उत्पन्न करेंगे, वो जो क्या कहलाएंगे, दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। जैसे उदाहरण जो ले सकते हैं एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल जो वो होता है वो। ठीक इसी तरह से प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार भी है। वे क्षार जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं और अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन जो वो देंगे ये, तो उनको जो कहा जाएगा प्रबल क्षार। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से दुर्बल क्षार वे क्षार जो जल में पूर्णतया जो वो वियोजित नहीं होंगे, और जब पूर्णतया वियोजित नहीं होंगे तो कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन जो वो देंगे, तो उन्हें जो नाम दिया जाएगा दुर्बल क्षार। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी जो कहा जाता है, और एंटासिड्स, एसिडिटी को जो ठीक करने में जो दवाई आती है उसको जो काम में, उसको बनाने में इसको काम में लिया जाएगा। अब ये जो पीएच हमने पढ़ा है, इस पीएच का जो हमारे दैनिक जीवन में जो क्या महत्व है वो जो देखते हैं हम। तो हमारे आसपास में कई सारी चीजें जो रोजाना हम जो वो देखते हैं, कई सारी ऐसी घटनाएं जो वो है जिनमें जो पीएच अपना रोल जो प्ले करता है। सबसे पहले जो हमारे बुक में जो दिया हुआ है, सभी पादप और जंतु एक पीएच के प्रति जो संवेदनशील होते हैं। तो हमारा शरीर जो अगर देखें तो वो एक निश्चित पीएच परास है जिसके बीच में वो ठीक ढंग से काम करता है। 7 से लगाकर 7.8 पीएच जो परास है, उसी परास में हमारा शरीर जो वो सही ढंग से जो वो काम करता है। इसी प्रकार से सभी सजीव जो है वो एक निश्चित एक छोटी सी पीएच रेंज के अंदर जो है वो पीएच परास में ही वो जो वो जीवित रह सकते हैं। और यही कारण है कि जो वो जब हम एसिड कोई पीता है, अगर व्यक्ति है ना, अम्ल जो अगर कोई पीता है, तो उसके शरीर का कोशिकाओं के अंदर जो वो पीएच का मान बहुत कम हो जाएगा, और जिसमें वो कोशिकाएं ठीक ढंग से जो वो काम नहीं कर पाएगी और उसकी जो वो मृत्यु हो जाती है। तो यही जो वो कारण है कि एसिड पीने से जो वो मृत्यु हो रही है। तो पीएच जो घट रहा है वहां पर। अब इसी तरह से जो अगर जो हमने जो सुना होगा अम्लीय वर्षा के बारे में। अम्लीय वर्षा जो किसे कहा जाता है, नॉर्मली जो जब बारिश होती है तो जो उसे अमृत कहा जाता है, लेकिन आजकल जो प्रदूषण, जहां पर जो अत्यधिक जो प्रदूषण होता है, वहां पर जो वायुमंडल के अंदर जो पेट्रोल, कोयला, डीजल, इन सारे जो उत्पादों के जो इन सारे जो पदार्थों के जलने की वजह से वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, इनकी मात्रा जो बहुत ज्यादा जब जो बढ़ जाएगी, और वहां पर जो बारिश के पानी जो होगा, उस बारिश वर्षा के पानी के अंदर जो ये सारी गैसें जो घुल करके कार्बन के हाइड्रोक्साइड या कार्बन के जो ऑक्साइड वाला जो जल जो बनाएगा, कार्बोनिक अम्ल जो बना लेगा। सल्फर के ऑक्साइड जल में घुल करके सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फर अम्ल जो बना लेगा। इसी तरह से नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड जल में घुल करके नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रस अम्ल जो बना लेंगे। और ऐसा पानी जो है वो, ऐसी बारिश जब जो वो नीचे जो वर्षा के रूप में आएगी, तो उसका पीएच मान जो कम हो जाएगा। तो अगर वर्षा जल का पीएच मान जो 5.6 से जो कम हो जाता है, अगर बारिश के पानी का पीएच जो है वो 5.6 से कम जो है, तो ऐसी वर्षा फिर जो वो नाम दिया जाएगा अम्लीय वर्षा।
और ऐसे वर्षा का पानी जब बहता हुआ जो है वो जलाशयों के अंदर जो वो मिलेगा तो उन जलाशयों के पीएच को भी वो जो वो कम कर देगा, और जिसकी वजह से उस जलाशयों में रहने वाले जो जलीय जीव है उनके लिए जीवित रहना जो वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कम पीएच परास में उनका शरीर जो है वो सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा और उनकी जो है मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरह से जो है वो सभी पादप और जंतु पीएच के प्रति जो है वो सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं। इसी तरह से दूसरा उपयोग जो है वो इस पीएच जो है वो हम अपने खेत या बगीचे की जो वो मिट्टी को जो है वो पीएच जो ज्ञात कर सकते हैं। बगीचे की थोड़ी सी मिट्टी जो है वो लेकर के उसको जल में घोले और जल में घोल करके जो है वो हम उसके अंदर जो यूनिवर्सल इंडिकेटर सार्वत्रिक सूचक या पीएच मापी जो होता है उस पीएच मापी की सहायता से हम उसकी पीएच जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो पीएच ज्ञात करके जो है वो हम उस मिट्टी के अनुसार, इस मिट्टी की जो प्रकृति है उसका पीएच कितना है, उस पीएच के हिसाब से जो उनमें अलग अलग फसल जो है वो कम पीएच वाले में उसके हिसाब से फसल लगाई जाती है, ज्यादा पीएच वाले में ज्यादा जो पीएच है तो उसके हिसाब से फसल जो वो लगा सकते हैं। तो हम फसल का जो चुनाव कर सकते हैं कि भाई जो हम कौन सी फसल जो इस खेत के अंदर या बगीचे में लगाए जिससे ज्यादा पैदावार होगी, तो ये जो काम कर सकते हैं। दूसरा, हम जो उस खेत या फिर जो बगीचे के अंदर जो वो फसल उगा रहे हैं तो उसमें कौन सा उर्वरक जो वो डाले, अम्लीय उर्वरक डालना है या क्षारीय डालना है, तो वो जो मिट्टी का पीएच ज्ञात करके जो हम कर सकते हैं। तो ये भी जो इसका जो उपयोग जो हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पाचन तंत्र का पीएच जो है वो भी जो वो हमारे लिए मायने रखता है। देखिए जो हम भोजन जब जो वो करते हैं तो भोजन जब जो वो हमारे आमाशय के अंदर जो वो आता है, तो अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि आमाशय के अंदर जठर रस जो है स्रावित किया जाता है, और ये जठर रस जो है उसमें प्रबल एक अम्ल जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे भोजन के पाचन में जो है मदद करता है। लेकिन कई बार हम जो है वो ज्यादा वसा युक्त, इसी तरह से जो वो ज्यादा तली भुनी चीजें और जो मसाले युक्त जो वो मसालेदार जो भोजन जो खाते हैं तो उसका पाचन मुश्किल से होता है। तो उसको पचाने के लिए हमारा जो वो आमाशय अधिक मात्रा के अंदर जो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित जो वो करेगा, और ये अधिक मात्रा में जो अम्ल छूटा है हमारे आमाशय के अंदर, ये आमाशय की दीवारों से जो वो क्रिया करके वहां पर जलन पैदा करेगा। एसिड की वजह से खट्टी डकारें जो वो आना शुरू हो जाएगी, और इस स्थिति को जो वो नाम फिर दिया जाता है एसिडिटी, है ना, अम्लता, अति अम्लता या एसिडिटी जो वो इसको नाम दिया जाएगा। अब इस एसिडिटी को जो वो ठीक करने के लिए जो अम्ल हमारे शरीर के अंदर जो वो आमाशय के अंदर ज्यादा जो वो बना है, इसको ठीक करने के लिए हम जो वो कुछ दवाई या कुछ औषधियों का उपयोग करते हैं, जिन्हें जो वो नाम दिया जाता है एंटासिड्स, या जो वो प्रति अम्ल जो वो नाम दिया जाता है एंटासिड्स। ये एंटासिड्स जो है तो इस अम्ल को जो वो हम जो वो क्योंकि जो ज्यादा अम्ल हमारे आमाशय के अंदर बना है तो उसको ठीक करने के लिए जो हमने पढ़ा था जो वो उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी अम्ल के गुणों को खत्म करना। तो अम्ल के गुणों को समाप्त करना है तो हमें बाहर से क्षारीय पदार्थ जो वो लेने होंगे। तो जो हम एंटासिड्स यूज में लेंगे वो जो वो क्षारीय पदार्थों की जो बनी होगी, लेकिन ये क्षारीय पदार्थ दुर्बल जो होने चाहिए। तो दुर्बल क्षारीय पदार्थ जो है उसको जो वो काम में लिया जाता है, उनसे जो उस औषधि को बनाई जाती है। और जितनी भी जो वो एसिडिटी को ठीक करने के लिए औषधियां बनाई जाती है उसमें एक दुर्बल क्षार जो है जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कहा जाता है उसका यूज किया जाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो नाम दिया जाता है। ये सभी एंटासिड्स का एक प्रमुख घटक है। तो इस तरह से एसिडिटी को ठीक करने में भी जो पीएच जो है वहां पर काम आ रहा है, भोजन को पचाने में भी पीएच जो काम आ रहा है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, देखिए जो हमारे दांत जो है उन पर एक परत पाई जाती है जिसे इनेमल के नाम से जाना जाता है। ये इनेमल हमारे शरीर की सबसे कठोरतम जो भाग है। इनेमल हमारे बॉडी का सबसे कठोरतम भाग है, और ये कठोरतम भाग इनेमल जो है, ये परत कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो कि कैल्शियम फॉस्फेट जो है उसी का एक क्रिस्टलीय रूप है, उससे जो बनी हुई रहती है। ये परत जो है वो जल में तो अविलय जो होगी, लेकिन ये जो है वो जल में अविलय लेकिन अम्ल जो है इसका जो है वो संचारण जो वो कर लेंगे। और ये अम्ल जो वो हमारे मुख में किस तरह से जो वो बनता है, हमारे मुख गुहा के अंदर, हमारी जो बकल कैविटी है मुख गुहा, उसके अंदर जो वो कई सारे जो वो जीवाणु जो वो पाए जाते हैं। और ये जीवाणु जो है वो जब हम भोजन चबाते हैं, भोजन खा रहे हैं, और भोजन खाने के बाद में जो है वो भोजन के बिल्कुल छोटे छोटे जो कण हैं वो दांतों के बीच में जो फंसे हुए जो रह जाएंगे। तो ये दांतों के बीच में फंसे हुए भोजन के कणों पर ये जीवाणु जो है वो अपनी क्रिया करते हैं। विशेष करके रात के समय जो है वो जब हम सो जाते हैं तो हमारा मुख जो बंद रहता है,
तो इस दौरान जो अगर हम ब्रश करके जो वो नहीं सोए हैं तो भोजन के जो छोटे छोटे कण जो है जो दांतों के बीच बीच में जो फंसे हुए हैं और हमारा जो मुख गुहा जो वो बंद है, तो हमारे मुंह के अंदर जो है वो वायु जो है वो नहीं जा पाएगी और वो जो जीवाणु है वो भोजन के कणों को जो है वो वायु की अनुपस्थिति के अंदर जो है वो उसका जो है वो विघटन करना शुरू कर देंगे। तो वायु की अनुपस्थिति में भोजन जब जो है वो उसका विघटन होगा तो एक तरह से अम्ल जो है वो उत्पन्न होगा। वो अम्ल जो है वो हमारे मुख गुहा के जो है वो पीएच को जो है वो कम कर देगा। अगर हमारे मुख गुहा का पीएच जो है वो 5.5 से जो है जब कम हो जाएगा तो ये अम्ल इतना जो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि जो वो हमारे इस इनेमल की परत को जो है वो संचारित कर पाए। तो इनेमल की परत जो है वो इस वजह से धीरे धीरे जो वो संचारित जो वो होती जाएगी। ऊपर की जब कठोरतम परत जो वो इनेमल की दांत के ऊपर जो लगी हुई थी, तो वो इनेमल की परत जो है जो जब धीरे धीरे करके जो वो उतरती जाएगी, संचारित होती जाएगी, तो फिर जो हमारे दांत जो वो सड़ना शुरू कर देंगे और हमारे दांत इस तरह से जो वो सड़ जाएंगे। इससे बचने के लिए हमको जो क्या करना चाहिए, भोजन को जो है वो रात में जब भोजन हमने कर लिया तो सोने से पहले जो ब्रश करना चाहिए ताकि भोजन के कण जो है वो जो दांतों के बीच में से जो फंसे हुए वो सारे निकल जाए। और उठने पर भी जो इसी तरह से जो ब्रश जो करना चाहिए ताकि रात भर में जो एसिड बना है वो जो है वो फिर से जो हट जाए। इसके लिए हम जो टूथपेस्ट जो यूज करते हैं, उस टूथपेस्ट जितने भी होंगे वो सारे के सारे जो वो क्षारीय प्रकृति के जो वो होंगे, दुर्बल क्षार जो होंगे वो, और वो क्षारीय प्रकृति के होने की वजह से जो वो क्या करेंगे, हमारे मुख में बने हुए अम्ल को जो उदासीन कर देंगे। तो इस तरह से हमारे मुख गुहा का पीएच जो है वो फिर से जो है वो ठीक हो जाएगा, नॉर्मल जो हो जाएगा। तो इसलिए हमें जो वो रोजाना जो वो 2 टाइम ब्रश करना चाहिए पेस्ट से। फिर अगला पीएच का उपयोग है पादप जंतुओं की स्वरक्षा है। तो कई सारे जो वो जंतु और कई सारे पादप जो है वो क्या करते हैं, हमको जो वो डंक जो वो मारते हैं कई बार जो वो, जैसे कि मधुमक्खी है, चींटी है, कई सारे कीट है। तो जब वो जो हमें डंक मारते हैं तो हमें जो वो जलन जो वो महसूस होती है, वहां पर खुजली और जलन जो वो होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो वो डंक मारने के साथ ही हमारे शरीर के अंदर अम्ल जो वो छोड़ते हैं और ये अम्ल हमारे शरीर में जाकर के जो वो खुजली और जलन जो वो पैदा करते हैं। तो इससे बचने के लिए हम जो वो इस अम्ल को उदासीन जो वो करना होगा और इसके लिए जो कोई दुर्बल क्षारीय पदार्थ जो अगर हम जो वो लगाए तो वो अम्ल उदासीन हो जाएगा और वो जो वो जलन जो हो रही है अम्ल की वजह से वो समाप्त हो जाएगी। तो इसी तरह का एक पदार्थ जो है वो है हमारे खाने का सोडा, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की जो वो नाम दिया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा भी जिसको कहा जाता है। तो ये बेकिंग सोडा जो है वो उसको थोड़ा सा विलियन बना करके अगर हम जो है वो डंक वाले स्थान पर लगा दें तो ये क्षार जो है, ये क्षारीय विलियन जो है वो दुर्बल अम्ल को जो इस अम्ल को सभी जो वो समाप्त कर देगा और इस तरह से हमारी जलन जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से जो हम इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह से एक पादप जो है वो नेटल, तो वो नेटल पादप जो है वो भी जो है वो उसके ऊपर जो छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, तो वो रोम भी जब जो हमारे शरीर के जो वो टच होते हैं तो वो भी जलन पैदा करते हैं। तो उसमें भी मेथेनोइक अम्ल जो है वो पाया जाता है और उस अम्ल की वजह से वो जो है वो हमारे जलन जो है वो उत्पन्न करता है। अब ये जो है वो कुछ यहाँ पर जो है वो जंतुओं या पादपों में पाए जाने वाले जो है वो अम्ल के नाम है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे सिरका, सिरके में एसिटिक अम्ल जो है वो पाया जाता है। इसी तरह से नींबू, संतरा ये खट्टे होते हैं, इनमें भी जो है वो साइट्रिक अम्ल जो है वो पाया जाता है। इमली, इमली में टार्ट्रिक अम्ल मिलता है। दही लैक्टिक अम्ल, इसी तरह से लाल चींटी वो जो है वो फॉर्मिक अम्ल मिलता है। मधुमक्खी उसमें मेथेनोइक अम्ल मिलता है। नेटल जो पादप है उसके जो वो जो रोम होते हैं उसके अंदर जो मेथेनोइक अम्ल इसमें भी जो है वो पाया जाता है। तो इसके साथ जो है वो अपना ये पीएच वाला जो है वो सिस्टम यहाँ पर जो है वो पीएच वाला पार्ट जो है वो पूरा हो गया। इसके आगे जो है वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो है वो लवण के बारे में। लवण जो है वो क्या है, कौन कौन से है, कैसे बनते हैं, उनके उपयोग जो है वो क्या क्या है, तो इनके बारे में जो हम अगले पार्ट में पढ़ते हैं। थैंक यू।